आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कौन डिस्कस करेंगे, एंगल डिस्कस करेंगे कि एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, एंगल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स, मीन्स बहुभुज। बहुभुज में हमारे पास बहुत सारी शेप्स आ जाती है, बहुत जो कॉमन शेप्स हैं, बहुत बेसिक शेप जो हैं, जैसे हमारा आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज है। तो ये सभी शेप्स भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इनमें कौन कौन से एंगल बनते हैं, कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, आसन भुजाएं क्या होती हैं, समूह भुजाएं क्या होती हैं। तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं ज्यामिति की, हम वो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कोण पे। देखो, जो हमारा कोण होता है, कोण को अगर आपको कभी भी मैथ्स की लैंग्वेज में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, हम्म, अगर कोण को आपको कभी भी मैथ्स की लैंग्वेज में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे। एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये। ठीक है, इसके आगे अगर मैंने लिखा है ए, इट मीन्स जो ए पॉइंट है उसके ऊपर जो एंगल बना हुआ है, जो कोण बना हुआ है, उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। मीन्स कोण का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा ये वाला सिंबल। एक रेखा ऐसे आएगी और एक हमारी सीधी आएगी, ये हमारा सिंबल होता है। जैसे आप देखो, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है कोण पी ओ क्यू। आप आप काफी बार देखते हो, कहीं पे भी देखते हो, कुछ मान लो थ्योरी भी रीड कर रहे हो या पेपर रीड कर रहे हो, तो आप देखते हो कि कभी कभी कैसे करते हैं कि ये वाला सिंबल बना के इसके सामने सिर्फ एक पॉइंट लिख देते हैं, या फिर आप देखते हो कि ये वाला सिंबल बना के इसके आगे जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, पी ओ और क्यू, 3 पॉइंट लिखे होते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैंने ये सिंबल बना के उसके आगे अगर 3 पॉइंट लिखे हैं, पी ओ क्यू, इट मीन्स कि जो बीच वाला है इसके ऊपर हमारा एंगल बन रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, तो जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है। इट मीन्स जब भी आपके पास 3 पॉइंट आते हैं तो जो बीच वाला पॉइंट है इसके ऊपर आपका एंगल बनेगा। और अगर आप चाहो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एंगल, और फिर कोण किसके ऊपर बन रहा है, ओ के ऊपर, तो एंगल ओ भी आप इसको लिख सकते हो। तो दोनों में से कोई भी चीज आए, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है। अब जो हमारा एंगल बनता है वो आप जब भी देखोगे कि कोई भी दो रेखाएं जो होती हैं, जैसे एक ये वाली किरण है, एक ये वाली किरण है, दो किरणों से मिलके फिर हमारा एंगल बनता है। जब ये दोनों किरणें किसी एक कॉमन पॉइंट से गुजरती हैं, अगर किसी कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, तभी वो एंगल बनाएंगी। जैसे कॉमन पॉइंट इन दोनों का कौन सा है, वो हमारा कॉमन पॉइंट है। ओ से हमारी ओपी, जो ओ क्यू है, वो पास हो रही है, और ओ बिंदु से ही हमारी जो ओपी किरण है वो भी पास हो रही है। तो यहाँ पे मैंने इसकी यही परिभाषा लिखी है कि किरण ओपी और ओ क्यू से बना कोण कौन सा है, पी ओ क्यू। ठीक है। अब कोण को बनाने वाली जो दो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उस कोण की भुजाएं कहलाती है। जैसे अगर ये कोण है आपका पी ओ क्यू, तो इसकी दो भुजाएं होंगी, कौन सी, पीओ और ओ क्यू, जो कि अंडरस्टूड है आपको। अब इसमें जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ये उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जो दोनों में कॉमन हो, वही हमारा उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो दोनों ही किरणों का क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है। मीन्स जो पॉइंट उभयनिष्ठ है इसका मतलब है कि उसी पॉइंट से दोनों रेखाएं निकलती हैं। तो ये सभी हुई इसकी बेसिक चीजें कि एंगल कैसे बनता है, बट ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये एक कॉमन सा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आपको इसमें जो पूरी स्लाइड है इसमें याद रखने का ये है कि कोई भी कोण है, उस कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, जहाँ पे एक सीधी रेखा होती है और एक दूसरी रेखा जो कुछ एंगल बनाती हुई रहती है। तो ये हमारा इसका कोण का सिंबल होता है। इसके आगे एक पॉइंट भी हो सकता है और 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर 3 पॉइंट है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो बीच वाला पॉइंट है, हमारा जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो कौन से पॉइंट पे बनेगा, ओ पे बनेगा। बिकॉज जो पॉइंट ओ है वही हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है, वही हमारा कॉमन बिंदु है। राइट। तो ये था हमारा एंगल वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
देखो, अब हमारे जो कोण बनते हैं, अगर हम कोण को देखें तो जो एक पॉइंट है उसके चारों तरफ जो पूरा जो एंगल बनता है, मान लो एक पॉइंट है, एक बिंदु है हमारे पास, हम देखें कि इस बिंदु के चारों तरफ टोटल कितना कोण बन सकता है, तो ये क्या होगा, ये बिंदु अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से चल के वापस कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हो रही है। तो टोटल जो आप देखोगे कि टोटल कितना एंगल बन रहा है, तो वो सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ज्यामिति में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक प्लेन होता है, 2D प्लेन होता है, उसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके रखते हैं, राइट। जैसे ये वाला क्वाड्रेंट है, एक सीधी रेखा, दूसरी ऐसी रेखा, ये एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत अभी मैंने आपको नहीं बताया, उसको छोड़ो। जो पूरा प्लेन था, इस प्लेन को मैंने क्या किया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक मैंने ऐसे लेटी हुई लाइन जो है, जो स्लीपिंग लाइन है, वो ड्रॉ की है, और एक मेरी वर्टिकल लाइन जो है, स्टैंडिंग लाइन है, उसको मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जो मेरा पूरा प्लेन है, इसको मैंने किसमें, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। ये जो क्वाड्रेंट को मैंने डिवाइड किया है, ये आपको हमेशा याद रखना है। आप इसकी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे और कहीं से भी स्टार्ट नहीं करनी है। ये ज्यामिति का बहुत बेसिक रूल है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। आप क्वाड्रेंट की काउंटिंग कहां से स्टार्ट, गिनती कहां से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे। ये पहला क्वाड्रेंट होगा आपका, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 एंड 4। ओके, अब आता है, देखो मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बताया है कि हम यहाँ पे कोण की परिभाषा देख रहे हैं, क्योंकि कोण में यहाँ पे हम 3 कोण डिस्कस करेंगे। एक होता है समकोण, मीन्स यहाँ पे कोण की परिभाषा भी देख रहे हैं और कोण के प्रकार भी देख रहे हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कोण होते हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, बट हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से कोण को क्या बोलते हैं। जैसे देखो, एक है समकोण, दूसरा है ऋजु कोण और तीसरा है समकोण कोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल, ऋजु कोण को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और जो हमारा समकोण कोण है, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, राइट। तो जैसे कहीं पे भी आता है समकोण, तो आपको पता होना चाहिए समकोण का मीनिंग क्या है। समकोण मीन्स 90 डिग्री, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखो, अगर आपके पास वो जो चंदा नहीं है जिससे आप मेजर करते हो कि हमारा कितना एंगल है, अगर वो भी नहीं है, तब भी आपको अपनी आईज से पता चल जाना चाहिए कि एटलीस्ट ये 90 डिग्री का कोण है। कुछ कोण ऐसे होते हैं, कुछ एंगल ऐसे होते हैं कि उसके लिए हमें नापने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो है हमारा समकोण। समकोण में क्या होता है कि अगर मान लो एक रेखा ये वाली है, राइट, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, मीन्स ये जो कौन से बिंदु से स्टार्ट हो रही है, इस बिंदु से निकल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ना, कि आप ऐसा समझ सकते हो कि एक जो क्वाड्रेंट होता है, उस क्वाड्रेंट में अगर आप एंगल देखोगे कि इन दोनों रेखाओं के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल कब बनता है कि ये वाली लाइन भी स्ट्रेट हो और ये वाली लाइन भी स्ट्रेट हो, पैरेलल हो, एक दूसरे के लंबवत हो। मीन्स एक रेखा अगर ऐसे है तो दूसरी ऐसे होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि टिल्ट होगी, ऐसा भी नहीं है टिल्ट होगी, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो एकदम लंबवत है, एकदम उसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स जस्ट एकदम स्ट्रेट है, वो कहीं पे भी टिल्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक ये रेखा है और दूसरी रेखा इसके ऊपर सीधा खड़ी है, वर्टिकल है, वो स्ट्रेट है, उसने बिल्कुल भी स्लोप नहीं लिया हुआ है। तो तब इन दोनों रेखाओं के बीच में, इन दोनों किरण के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज 90 डिग्री। वो कितना होगा हमारा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये 90 डिग्री का है, ये भी दूसरा क्वाड्रेंट है, इसमें भी आप देखोगे कि ये भी स्ट्रेट है और ये ऊपर वाले भी स्ट्रेट है, बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं है, बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं है, ये भी सीधी है और ये भी बिल्कुल सीधी है। तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल है इन दोनों पॉइंट के बीच में, अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में हम ये वाला कोण देखें, तो ये वाला जो कोण है वो भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, सेम कहानी इस क्वाड्रेंट की है, इसमें भी आप देखोगे तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, और ये वाला भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। बिकॉज आप लोगों को पता चल रहा है, जैसे देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, आप देखोगे कि आपको पता है कि ये वाली हमारी स्ट्रेट लाइन है, राइट,
ये वाली भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट है, झुकी हुई नहीं है, बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं है, तो जो एंगल हुआ वो कितना हुआ 90। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो अगर आप देखो कि जो टोटल एंगल होते हैं, अगर एक पॉइंट के चारों तरफ हम एंगल देखें, एक पॉइंट की तरफ अगर मान लो ये पॉइंट है, मैंने यहां से स्टार्ट किया इसके चारों तरफ चलना, वापस यहीं पे वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो जो टोटल एंगल बनते हैं वो कितने बनेंगे 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितना हुआ 180, 180 प्लस 90 270 और यहाँ पे 360, 270 प्लस 90 कितना हुआ 360। ठीक है, तो जो टोटल एंगल होते हैं वो हमारा कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ओके, तो आप ये देखो संपूर्ण कोण, मैं याद करवाती हूँ आपको, नाम नाम से याद करवा देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण मीन्स पूरा का पूरा जो कोण है वो कितने का होता है 360 डिग्री का। संपूर्ण कोण लिखा हुआ है, इट मीन्स आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 360 डिग्री एंगल है। अगर 360 लिखा हुआ है तब भी आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ओ दे आर टॉकिंग अबाउट द संपूर्ण कोण, मतलब वो आपको संपूर्ण कोण के बारे में बातें कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आता है समकोण, समकोण कोण हमने डिस्कस किया। दूसरा आता है समकोण, समकोण मीन्स 90 डिग्री, ये भी आपको याद करना है, समकोण मीन्स 90 डिग्री। ओके, और इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं, और ये आपको हमेशा है। समकोण तो आप देखोगे कि आपकी आगे की जो भी लाइफ है उसमें भी आप बहुत सारी बार इसका नाम सुनोगे, समकोण त्रिभुज, समकोण एंगल है, समकोण है मीन्स राइट एंगल है, राइट। तो ये तो आपको उंगलियों पे याद हो जाएगा कि समकोण मीन्स राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारा 90 डिग्री। अब देखो हमने इस क्वाड्रेंट की बात कर ली 90 डिग्री। अब हमने क्या किया, देखो अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हैं, सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो इसमें एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को मिला देते हैं तो कहां से शुरू होगा, यहां से चले, यहां से चले कहां पे पहुंचे यहां पे, राइट, यहां से चले और यहीं पे वापस पहुंच गए। ठीक है, यहां से चले और यहां पे वापस पहुंच गए, तो कितना एंगल बन गया हमारा 90 डिग्री। तो ये है और 90 डिग्री ये है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई सीधी लाइन है, कोई सीधी लाइन है और इसके ऊपर अगर एंगल ऐसे एंगल बना रहे तो आपको इमीडिएटली समझना चाहिए कि यस ये कितना है 180 डिग्री का कोण है। कितना, कितने का कोण है 180 डिग्री का कोण है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर तो 180 डिग्री बनता है। बिकॉज इसका अगर हाफ करेंगे हम, अगर इसका हाफ करेंगे तो ये 90 बनेगा, इधर 90 बन जाएगा, 90 प्लस 90 इज 180, 180 का कोण, एक लाइन के ऊपर तो 180 का कोण ही बनेगा। ठीक है, तो अगर हमने मिलाया फर्स्ट, अगर सिर्फ हमारा क्वाड्रेंट 1 था तो कितना एंगल बन रहा था 90 डिग्री। अगर हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट मिला लिए तो हमारा एंगल कितना बन गया 90 प्लस 90 और कितना हो गया 180 डिग्री, राइट। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि नहीं हम थर्ड क्वाड्रेंट भी मिला लेते हैं। हम कितना मिला लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट भी मिला लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90, तो कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270 डिग्री, राइट। 270 डिग्री हमारा अगर तीनों क्वाड्रेंट को मिलाते हैं तो होता है। और अगर हम चारों क्वाड्रेंट को मिला लेते हैं, अगर हमने मिला लिया फर्स्ट को भी कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट को भी कर लिया, थर्ड को भी ले लिया और फोर्थ को भी ले लिया, मीन्स कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो अभी आपको याद होना चाहिए कि जो समकोण होता है वो कितने का होता है 90 डिग्री। समकोण मीन्स 90 डिग्री। ओके, समकोण की बात कर रहे हैं, इसमें इट मीन्स हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में नहीं, मीन्स किसी भी क्वाड्रेंट में आप चले जाओ, एक क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो समकोण मीन्स 90 डिग्री। ओके, अब आता है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण मीन्स 360 डिग्री, और इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है 180 डिग्री। ऋजु कोण कौन सा होता है 180 डिग्री, जो कि एक लाइन पे बनता है, जो कि एक लाइन पे बनता है, उसको क्या बोलते हैं। तो अगर समकोण का अगर आपको सिंबल देखना हो तो कौन सा होता है, ऐसा दोनों लाइनें स्ट्रेट खड़ी होंगी,
तो ये हमें दिखाएगा कि ये समकोण है। अगर ऋजुकोण का आपको देखना है तो क्या होगा, एक लाइन होगी, राइट। एक लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना, वो क्या होगा, ऋजुकोण होगा। और अगर संपूर्ण कोण देखना है तो आपको क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेगा दैट इज संपूर्ण एंगल। ओके, तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें, तीनों कोण याद रहेंगे, समकोण, ऋजुकोण एंड समकोण कोण। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं कुछ की, जो कि हमें पता होना चाहिए। एक होता है न्यून कोण, एक होता है न्यून कोण, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में क्या करते हैं, ये नाम से डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि न्यून कोण, मान लो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और वहां पे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इसमें से न्यून कोण कौन सा है, राइट। न्यून कोण कौन सा, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है, समकोण से छोटा कोण न्यून कोण होता है। इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मीन्स 90 डिग्री, यही होगा। अगर ये हमारा है 90 डिग्री, तो समकोण से छोटा कोण मीन्स 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण होगा, मीन्स 0 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, मीन्स 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, इससे इससे छोटा होना चाहिए। इससे छोटा कोण कोई भी होगा वो क्या होगा, न्यून कोण। अगर हमारा 89 डिग्री है तो 89 भी क्या होगा, हमारा न्यून कोण होगा। ठीक है, तो आपको न्यून कोण याद होना चाहिए कि समकोण से छोटा, समकोण से छोटा मीन्स 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया है, देखो ये आपको पता चल रहा है कि न्यून कोण है, बिकॉज आपको पता है कि समकोण तो कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है समकोण। तो अगर ये सीधी लाइन होगी तभी समकोण बनेगा, और उससे तो छोटा ही है, उससे पहले जो भी बनेंगे उससे छोटा ही एंगल है। तो ये हमें क्या है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, ये हमारा एक न्यून कोण है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, एक्यूट एंगल भी बोलते हैं इसको, और ये हमारा होता है न्यून कोण। और हाँ, आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो एंगल होता है उसको हम किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। ठीक है, उसको हम किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। तो इसीलिए जब भी, जैसे मैंने अगर लिखा कि 90 डिग्री है, तो डिग्री का मतलब है कि आप एक छोटा सा बिंदु बना दो उसके ऊपर, दैट इज डिग्री, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ये इसकी यूनिट है। जैसे डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, उसको हम या तो मीटर में, अगर कम दूरी है तो हम उसको सेंटीमीटर में नापते हैं, थोड़ी ज्यादा है तो मीटर में, उससे भी ज्यादा है तो किलोमीटर में। वैसे ही तो मीटर क्या हुआ, जो हमारी ये दूरी है, डिस्टेंस है, उसको नापने की यूनिट है। वैसे ही जो एंगल होते हैं, जो कोण होता है, कोण को नापने की जो डिग्री, जो यूनिट होती है, वो होती है हमारी डिग्री। कोण को हम किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा न्यून कोण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा, ये आपको इनकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम में आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। अभी हमने पढ़ा न्यून कोण, दूसरा है अधिक कोण। यदि कोई कोण समकोण से बड़ा हो और ऋजु कोण से छोटा हो, इसने क्या बोला, समकोण से तो बड़ा हो और ऋजु कोण से छोटा हो। समकोण से बड़ा हो, समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हमने अभी पढ़ा था समकोण कितने का, 90 डिग्री का। और ऋजु कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। ऋजु कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। इट मीन्स 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, इससे तो बड़ा होना चाहिए, और 180 से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, फिर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अधिक कोण हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हो, जैसे अगर हमारे क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्री, यहां तक कितना बना, 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना बना, 180 डिग्री। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा, यहाँ पे जो भी एंगल आएगा, वो क्या होगा, हमारा अधिक कोण होगा, राइट। क्योंकि हम, इसकी परिभाषा यही है ना कि समकोण से तो ज्यादा हो। अगर यहां से चले यहां तक आए, यहां तक आए तो समकोण बन गया, ठीक है। और अगर यहां से चल के यहाँ पे आ जाएंगे तो ऋजु कोण बन जाएगा। लेकिन हमें तो अधिक कोण पता करना, तो अधिक कोण क्या होता है कि समकोण से आगे चलो और ऋजु कोण से पहले होना चाहिए। इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसके बीच का कोई भी एंगल होगा वो अधिक कोण होगा। मीन्स 90 डिग्री से बड़ा, मीन्स 91 से शुरू होके कहां तक,
179। इसके बीच का जो भी एंगल होगा वो सभी क्या होंगे, अधिक कोण होंगे हमारे। जैसे यहाँ पे एक एंगल बनाया हुआ है मैंने, तो अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप वैसे क्वाड्रेंट अगर बनाते हो तो आपको साफ साफ पता चल जाता है। यही होता है हमारा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला जो एंगल आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है, देखो यहां से हमने शुरू किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, इट मीन्स ये कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, राइट, और ये वाला हमारा फोर्थ है। तो हमारा एंगल कहाँ पे आ रहा है, शुरू तो हमेशा यहीं से होगा, शुरू तो हमेशा यहीं से होगा, यहां से आगे कहां तक आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये अधिक कोण होगा। और आप रिकॉल कर सकते हो कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो वो कौन सा होगा, न्यून कोण होगा। इधर कोई भी अगर एंगल बनेगा तो वो क्या होगा, न्यून कोण होगा, और इसके अंदर कोई भी एंगल बनेगा तो वो सभी क्या होंगे, अधिक कोण होंगे, राइट। यहाँ पे सभी कोण क्या होंगे, अधिक कोण होंगे, ये वाले सभी अधिक कोण होंगे और ये वाले सभी न्यून कोण होंगे, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ती कोण। कौन सा है, प्रतिवर्ती कोण। ये कौन सा होता है, यदि कोई कोण एक ऋजु कोण से बड़ा हो, ऋजु कोण से तो बड़ा हो, और ऋजु कोण से बड़ा हो और एक संपूर्ण कोण से छोटा हो। तो देखो यहाँ पे क्या आ रही है, एंगल नाम लिखा हुआ आ रहा है, उनकी वैल्यू लिखी हुई नहीं आ रही है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि समकोण 90 डिग्री का होता है, ऋजु कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, और जो संपूर्ण कोण होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तभी आप लोग पता कर पाओगे। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या बोलता है, ऋजु कोण से बड़ा हो और संपूर्ण कोण से छोटा हो। तो देखो ये ऋजु कोण, ये इसने प्रतिवर्ती कोण बनाया कैसे, देखो हम क्वाड्रेंट से समझते हैं। मैं हमेशा क्वाड्रेंट से इसको समझने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इससे चीजें जल्दी याद रहती हैं, इससे आप भूलोगे नहीं, आपको ये चीजें याद जाएंगी। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम पिक्चर की फॉर्म में देखते हैं, पिक्चर की फॉर्म में देखते हैं तो वो चीजें हमें जल्दी याद हो जाती हैं कंपेरेटिवली अगर हमने टेक्स्ट में लिखा हुआ देखते हैं या सुनते हैं तो, ठीक है। इसलिए मैं पिक्चर की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको याद रहे, आप भूलो नहीं। तो देखो ये है प्रतिवर्ती कोण। ये बोला ऋजु कोण से बड़ा हो, ऋजु कोण देखो हमारे एंगल कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब हम कहां से स्टार्ट करते हैं एंगल को नापना, हम इसी से स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने मापना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंच गए, कितना बन गया 90 डिग्री, छोड़ो आगे हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म हुए, यहाँ पे कितना आ गया 180 डिग्री। यहां से देखो यहाँ पे था 0 डिग्री, यहाँ पे पहुंचे तो हमारा 90 डिग्री बन गया। यहाँ से आगे पहुंचे हम तो हमारा यहाँ पे कितना बन गया 180 डिग्री बन गया। और जो 180 डिग्री है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण, उसको हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। तो ऋजु कोण से बड़ा होना चाहिए और कहां तक, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण तो कब बनता है, जब अगर हमारी एक पॉइंट है उसको हमने स्टार्ट किया, वहीं पे अगर एंड पॉइंट है, अगर हम पूरा घूम के आते हैं तो वो होता है हमारा संपूर्ण कोण। तो ये क्या बोल रहा है कि 180 से बड़ा होना चाहिए और 360, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो कितना बन जाएगा 360 बन जाता है, राइट। 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे वापस आके कितना बन जाएगा 360 डिग्री, बिकॉज 90 ऐड होता रहता है इसमें, राइट। यहाँ पे 90 ऐड हुआ, यहाँ पे 90 ऐड हुआ, यहाँ पे 90 ऐड हुआ। तो प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा, जो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में, इनमें से अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल बनेगा तो वो क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण, जिसकी वैल्यू क्या होगी 180 से ज्यादा होनी चाहिए और 360 से कम होनी चाहिए। 180 डिग्री से तो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और 360 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसके बीच की जो भी संख्याएं आएंगी वो सभी क्या होंगे, प्रतिवर्ती कोण होगा। जैसे कि 181 से स्टार्ट होंगे, 181 से स्टार्ट होगी कहां तक 359 डिग्री तक वहां पे चलेंगे। तो ये जितने भी एंगल आएंगे वो सब क्या, कौन से होंगे, प्रतिवर्ती कोण होंगे, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अभी याद हो गया होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण,
और जो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। और जो थर्ड और फोर्थ के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, उसको हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। ओके, आई होप कि आप लोग याद रखोगे, भूलोगे नहीं इस चीज को। अब है कि कोण का माप कैसे करते हैं, ये वैसे आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो कोण को हम कैसे नापते हैं, डिग्री में मापते हैं। मैंने अभी अभी बताया, डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, जैसे 360 डिग्री, इसको मैंने डिग्री बोला, 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो ये हमारा डिग्री होता है। डिग्री को ऐसे कैसे लिखते हैं, जैसे कोई भी मैंने नंबर लिखा 96, तो जब मुझे 96 डिग्री लिखना है तो डिग्री इसके ऊपर लगता है, यहाँ पे साइड में, कॉर्नर में थोड़ी सी हाइट लेके फिर यहाँ पे डिग्री लगाते हैं, राइट। तो इसे डिग्री बोलते हैं। और कोण को हम किस में नापते हैं, डिग्री में मापते हैं। कोण को ना, एंगल को नापने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है, जिसको हम चांदा भी बोलते हैं। ये चांदा आप सभी लोगों ने देखा होगा और बहुत हमेशा यूज भी किया होगा। तो इसमें देखो, इसमें कैसे नापते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इसमें पता है कैसे दिखाया हुआ है, आप इसको ऐसे ले सकते हो। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, सिर्फ इतना ही दिखाया है। कितना दिखाया हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे ये वाला है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे को मिला देती हूँ तो ये क्या बन गया, मेरा चांदा ही बन गया, प्रोटेक्टर बन गया, ये प्रोटेक्टर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कि जब भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या करोगे, यहां से पहले एक सीधी लाइन खींचोगे, यहां से यहां तक एक सीधी लाइन खींचोगे, यहां से यहां तक, जैसे देखो इसने एमसी एक सीधी लाइन खींची हुई है, ठीक है। उसके बाद में मान लो मुझे 40 डिग्री का कोण बनाना है, कितने का, 40 डिग्री का। तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने लाइन खींची, जो मैंने ये वाली लाइन खींची, इसका जो एंड पॉइंट है, इसका नहीं सॉरी इनिशियल पॉइंट, जो प्रारंभिक पॉइंट है, ठीक है, इसका जो प्रारंभिक पॉइंट है उसको मैं क्या करूंगी, इस प्रोटेक्टर के सेंटर में रखूंगी, राइट। इसके कहां पे, सेंटर में रखेंगे। और इसके सेंटर में रखने के बाद में हम देखेंगे कि यहां से हमें पता है कि यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। यहाँ पे देखो दो स्केल दी हुई है, एक स्केल दी हुई है जो इधर से स्टार्ट होती है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, और कहां तक आती है, 180, क्योंकि हमें पता है कि पूरा एंगल कितना बनता है, ये 180 का ही बनता है। यहां से अगर हम 0 स्टार्ट करेंगे तो इधर, अगर हम 0 इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर पूरा आगे कितना बनेगा, 180 बनेगा। और अगर हम 0 इधर से स्टार्ट करेंगे, अगर हम 0 इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर आगे कितना बनेगा, 180 डिग्री। कैसे भी माप सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अगर हमने जैसे एक लाइन है, इस लाइन को खींच लिया, अब इस लाइन के ऊपर हमें बनाना है कि 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसका जो इनिशियल प्रारंभिक पॉइंट है इसको आप सेंटर में रखोगे, राइट। इसको सेंटर में रखोगे, फिर आप ये वाली जो स्केल है, ये वाली स्केल आप चूज करोगे कि 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 10, 20, 30, 40, 40 कहां पे, यहाँ पे। तो इसके आगे आप क्या करोगे, यहाँ पे बस एक छोटा सा टिक लगा दो, राइट, या फिर एक पॉइंट लगा दो, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। और उसके बाद में जैसे मेरा पॉइंट मान लो यहाँ पे लगा, मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पे लगा, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, फिर इसके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। तो ऐसा करके आप कोई भी एंगल बना सकते हो, 10 डिग्री का बना सकते हो, 20 का, 30 का, 50, 60, 70, 80, कितने का भी बना सकते हो, टिल 180 डिग्री तक जितना आपको एंगल बनाना है उतना एंगल आप बना सकते हो, राइट। तो ऐसे हम जो प्रोटेक्टर होता है, जो हमारा चांदा होता है, उसको हम ऐसे यूज करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब हम देखते हैं कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं। देखो अब यहाँ पे है लंब रेखाएं, जिनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मैंने जब क्वाड्रेंट बनाए तब आपके साथ डिस्कस किया था। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वो रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। अगर कोई दो रेखा है, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद में एक दूसरे को काटती हैं, वो जैसे एक लाइन है हमारी ए बी, दूसरी लाइन है हमारी सी डी। अब ए बी सी डी को काट रही है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सी डी को ए बी लाइन काट रही है, बट एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। लेकिन जहां पे वो काट रही है, वहां पे एंगल कितना बन रहा है, समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यस,
अगर वो कोण जो है वो समकोण बने तो हम बोलेंगे कि ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं। लंबवत का मतलब होता है कि ये होता है हमारा लंबवत। लंबवत का मतलब ये होता है कि आपकी जो ये जो रेखाएं आपस में काटेंगी, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, समकोण का एंगल बनेगा। तभी वो रेखाएं जो है, जो दो रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे पे लंबवत होंगे। जैसे एक बार हम दोबारा इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं। यदि दो रेखाएं दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, मीन्स एक दूसरे को काटें, और उनके बीच का कोण एक समकोण हो, और उनके बीच का कोण जो बने, उनके बीच का कोण ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये भी बन रहा है। कोई भी कोण आप देखो, हर कोण क्या है? समकोण है। अगर वो उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वो रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं, परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यदि एक रेखा है ए बी, दूसरी रेखा है हमारी सी डी, तो वो एक दूसरे पे लंबवत काट रही हैं, तो इसीलिए दोनों रेखाएं क्या होगी? लंब रेखाएं होगी। अब जैसे मैथ्स में हमारे क्या है कि हर चीज को लिखने का एक सिंबल है। जैसे हमने एंगल को लिखा, एंगल को लिखने का सिंबल हमारे पास क्या था? ऐसे था। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं और एंगल को हम ऐसे भी लिखते हैं, दोनों साइड में लिखते हैं, दोनों चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही देखो, आपको कभी कभी ऐसे भी दिखाई देगा, ए भी लिखा हुआ है, मीन्स एक रेखा लिखाई हुई है, और दूसरा फिर क्या किया हुआ है? एक लाइन दी हुई है, एक तो सीधी वर्टिकल लाइन दी हुई है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है। एक तो वर्टिकल लाइन दी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, मीन्स समकोण बन रहा है। तो ये किसका साइन होता है? ये होता है लंबवत का साइन होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये किसका साइन होता है? लंबवत का साइन होता है। जैसे मैंने अगर आपके हाथ के हिसाब से अगर बताया कि एक हाथ मेरा ये है जो कि हॉरिजॉन्टल है, दूसरी रेखा जो आ रही है ये ऐसे, अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। और लंबवत को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस वाले सिंबल से। ठीक है, तो अगर ये कहीं पे भी लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, क्योंकि आपको पता है ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, बीच में ये साइन है, इट मीन्स कि दोनों रेखाएं। ऐसा नहीं है कि एक रेखा ऐसी है और दूसरी रेखा उसके ऊपर इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड नहीं होगी, वो हमेशा स्ट्रेट होगी, राइट। तो वो हो जाएगी हमारी लंब रेखाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी लंब समद्विभाजक, मीन्स दो रेखाएं हैं, जो दो रेखाएं हैं, देखो पहले था हमारा लंब, पहले कौन सी थी हमारी? लंब रेखाएं, राइट। लंब रेखा का मतलब आप समझ गए हो कि एक रेखा अगर ऐसे है तो दूसरी क्या होगी? उसके ऊपर सीधी होगी, है ना, सीधी होगी, इंक्लाइन नहीं होगी, ऐसे इंक्लाइन नहीं होगी, ऐसे टेढ़ी झुकी हुई नहीं होगी, सीधी होगी। बट इसने बोला लंब समद्विभाजक, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को समान दो भागों में बांट रही है वो। सम द्विभाजक मतलब एक दूसरे को सम दो भागों में बांट रही हैं, दो बराबर भागों में बांट रही हैं। जैसे जैसे मान लो एक लाइन है, एक है हमारी ए बी और एक है हमारी सी डी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ए बी को सी डी ने काटा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि सी डी रेखा को ए बी ने काटा, जिसने भी जिसको काटा, बट दो रेखाओं ने एक दूसरे को आपस में काटा, प्रतिच्छेद किया। तो उसके बाद में जो इसकी डिस्टेंस है, यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इक्वल होंगी, दोनों बराबर होंगी। ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगी। मैं जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो एक मध्य बिंदु है उस रेखा का। कोई भी रेखा को अगर दूसरी रेखा काट रही है तो वो पॉइंट क्या होना चाहिए? वो एक इस रेखा का मध्य बिंदु होना चाहिए। मीन्स इसके अगर इधर हम देखें कि कितनी दूरी है, मान लो ये दूरी x है, तो ये दूरी भी अगर x ही हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? लंब समद्विभाजक रेखाएं। तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? लंब भी होंगी और समद्विभाजक भी होंगी, राइट। दो दो कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, लंब है और समद्विभाजक हैं, वो दो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही हैं। जैसे एक बार इसकी परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है वो एक बार देख लेते हैं।
लंब समद्विभाजक वह रेखा है जो किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। मीन्स इसके मध्य बिंदु से तो होकर गुजर रही है वाली, और उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। राइट, मध्य बिंदु से होके गुजर रही है, वहीं से गुजर रही है। ऐसा हम देख सकते हैं ना कि ए बी एक रेखा है, उसका मध्य बिंदु है ओ, तो जो सीडी रेखा है वो क्या कर रही है, ओ से होके गुजर रही है और इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। तो ये क्या हो गया, लंब समद्विभाजक। राइट, तो ये हो गया हमारा लंब समद्विभाजक। अब आता है त्रिभुज। देखो त्रिभुज क्या है, एक बहुभुज है। बहुभुज क्या होता है, जो पॉलीगन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि जिसमें भुजाएं दो से ज्यादा हो, वही हमारे बहुभुज होते हैं। बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज का मतलब है जिसकी जो भुज मतलब भुजाएं, बहु मतलब बहुत, है ना। तो जिसकी भुजाएं दो से ज्यादा हो तो वो बन जाता है बहुभुज। राइट, वही हमारा बहुभुज होता है। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज, मतलब भुज से पहले क्या बोला, त्रिभुज। इसका मतलब हुआ त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी। इसके नाम से सिंपली पता चल रहा है हमें, इसका नाम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ इसमें 3 भुजाएं, त्रिभुज, 3 भुजाएं। त्रिभुज क्या है, एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। यस, 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। 3 भुजाएं हैं तो बहुभुज तो है ही वो। अब त्रिभुज को हम लिखते कैसे हैं, जैसे मैंने बोला कि मैथ्स में हर चीज का एक सिंबल होता है, एक साइन होता है कि हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे ही त्रिभुज को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ये वाला साइन होता है त्रिभुज का, ऐसे 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 भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, तो आप कैसे भी बना सकते हो, बट त्रिभुज होना चाहिए, 3 भुजाएं ही होनी चाहिए उसमें। तो त्रिभुज का नॉर्मली जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी को सांकेतिक रूप से कैसे लिखते हैं, ये वाला सिंबल, और फिर जो भी हमारी तीनों पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो त्रिभुज क्या होता है, इसमें भी 3 भुजाएं। अगर हम देखेंगे, एक भुजा तो कौन सी है, एक रेखा तो कौन सी हुई, बीसी रेखा है, एक एसी रेखा है और एक ए बी रेखा है। इन दोनों ने आपस में प्रतिच्छेद किया, एक दूसरे को काटा और फिर इनके 3 पॉइंट बन गए। ठीक है, 3 पॉइंट पे काटा इन्होंने, एक पॉइंट बी बन गया, एक पॉइंट सी पे काटा और एक पॉइंट ए पे काटा। ठीक है, तो अब ये बन गया हमारा त्रिभुज, ये बन गया हमारा त्रिभुज। राइट, ये हमारा त्रिभुज बन गया। तो इसकी कितनी भुजा होगी, 3 भुजा। 3 भुजा कौन कौन सी होगी, अब एक तो हो गई ए बी, ये हो गई हमारी ए बी, क्योंकि ये ए है और ये बी है तो ये ए बी हो गई, ये बी और ये सी तो ये हो गई हमारी बी सी, ये ए और सी तो ये हो गई हमारी ए सी। राइट, ए सी एस सी ए सी ए भी लिख सकते हो, अगर हम क्रम में चलते हैं तो आप इसको सी ए भी लिख सकते हो। अगर मैंने इसको बोला ए बी बी सी तो सी ए। ठीक है, तो ये हमारे 3 भुजाएं हो गई। अब आपको ये याद रखना है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और कोण भी कितने होते हैं, कोण भी 3 होते हैं इसके अंदर। अगर आप त्रिभुज में देखोगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कौन कौन से, देखो एक तो कौन सा, यहाँ पे कोण बना, क्योंकि देखो जब ये दोनों भुजाएं पास हो रही हैं तो उनका एक उभयनिष्ठ, एक कॉमन बिंदु है जिसके ऊपर ये एंगल बना रही है। तो एक एंगल तो ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। ठीक है, तो कितने कोण बने, 3 कोण बने। इन तीनों कोण को आप कैसे लिखते हो, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोण के पहले कैसे साइन आएगा, ये वाला साइन। अब अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इस कोण को, तो आप कैसे करोगे, जैसे इसने लिखा ए बी सी, इसका मतलब क्या है कि जो बीच वाला है बी, बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसकी बात कर रहा है। बी के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, बी के ऊपर तो ये एंगल बन रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कोण ए बी और सी। ठीक है, अब ये जो बन रहा है ये कौन सा है, सी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ए सी भी लिख सकते हैं या बी सी ए लिख सकते हैं। तो हम क्रम वाइज चलते हैं, तो इस कोण को हम कैसे लिखेंगे, कोण बी सी ए, बी सी ए। इसका मतलब है जो सी पे कोण है, जो सी पे जो एंगल बना, अब हमें इसको भी दिखाना है तो इसको हम कैसे लेंगे, इधर से ही चलते हैं, सी ए बी, कोण सी ए बी। राइट, तो हमारे 3 कोण बन गए, यही 3 कोण हमने यहाँ पे दिखाए हैं। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी हुई, 3 भुजाएं। कोण कितने बने, 3 कोण बने। त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं, शीर्ष भी 3 होते हैं। शीर्ष कौन से हुई, यही वाले शीर्ष, ये इसके शीर्ष।
ठीक है, ए बी सी ये तीनों उसके शीर्ष हुए। ओके, और त्रिभुज, एक चीज और याद रखनी है, त्रिभुज के जो कोण बनते हैं, इन कोणों का योग जो अगर आप करोगे, उनका अगर एडिशन आप करते हो तो वो कितना होता है टोटल? टोटल होता है 180। अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, इन तीनों को अगर जोड़ोगे आप तो वो टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। ये आपको हमेशा याद रखना है सॉरी, ये आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के अंदर जो एंगल बनते हैं, जो कोण बनते हैं, उन सभी कोणों को जब भी आप ऐड करते हो, उनका सम लेते हो, तो वो टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 से ऊपर वो कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे और 3 शीर्ष होंगे। राइट, याद रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उसमें भी हम त्रिभुज का कुछ वर्गीकरण देखेंगे कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो देखो, त्रिभुज, आप मैथ्स की खासियत है कि आप मैथ्स को जब भी देखो, जब भी याद करने की कोशिश करो, उसके नाम से याद किया करो। आपको बहुत कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका नाम बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। राइट, तो जैसे है समबाहु त्रिभुज, जैसे 3 त्रिभुज हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। राइट, देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी बाहु, जिसकी भुजाएं सभी बराबर हो। ठीक है, बराबर हो मतलब जो भुजाओं की जो डिस्टेंस होती है, जो उनकी दूरी होती है ना, वो बराबर होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। राइट, जैसे ये वाला एंगल अगर आपको देखने से भी विजुअली भी लग रहा होगा कि जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी इसकी होगी और उतनी इसकी होगी, तो ये क्या है? हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। राइट, नेक्स्ट आता है सम द्विबाहु, दो बाहु, दो भुजाएं जिसके बराबर हो, वो होता है हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो जैसे आप इस वाले में देख सकते हो कि आपको लग रहा है कि ये और ये तो दोनों बराबर हैं, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। राइट, या फिर आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें देखो आपको लग रहा होगा ये और ये इन दोनों की डिस्टेंस तो बराबर है और ये थोड़ा छोटा लग रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, वो होगा हमारा समद्विबाहु। जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज। और जिसमें एक भी भुजा, मतलब कोई भी भुजा समान बराबर नहीं हो, सारी अलग अलग है, सबकी डिस्टेंस अलग अलग है, सबकी जो दूरियां हैं, सबका जो नाप है वो अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज। जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, वो होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि आप ये वाला इसमें देखोगे, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है, तीनों तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए ये है विषम बाहु त्रिभुज। राइट, तो ये हो गया हमारे त्रिभुज का वर्गीकरण। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज, अब हमने जो त्रिभुज थे उनका वर्गीकरण कर लिया, जो उनकी भुजाएं थी उनके आधार पर। अब यहाँ पे उनका वर्गीकरण कर रहे हैं कोणों के आधार पर, उनके एंगल के आधार पर। राइट, क्योंकि उनके अंदर जो एंगल बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोण ए है प्लस कोण बी है और प्लस कोण सी जो है, उनका एडिशन कितना आता है हमेशा? 180 डिग्री, 180 डिग्री के होते हैं वो। हो सकता है आपस में कैसे भी बांट लें, लेकिन जो टोटल होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। राइट, तो अभी क्या किया इन्होंने, जो कोण है उनके हिसाब से त्रिभुजों का बंटवारा किया है कि एक होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है सम कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। आपको पता है, देखो अगर आप इनके नाम से देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज छोड़ दो, सिर्फ याद करो न्यून कोण। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण वो होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, मतलब समकोण से कम हो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, वो हमारा न्यून कोण होता है। राइट, वही पढ़ा था हमने। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा कि त्रिभुज के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, जो 3 एंगल बन रहे हैं, ये तीनों के तीनों एंगल किससे कम होने चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर ये एंगल कम है तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। 90 से कम मतलब ये नहीं है कि इन तीनों का एडिशन करें तो वो 90 से कम, नहीं नहीं नहीं, हर एंगल की जो वैल्यू है, जैसे एंगल ए है तो एंगल ए शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ये जरूरी है कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कोण सी जो है वो भी हमारा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है,
इट मीन्स न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, और ये तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन हो गई, थर्ड नहीं है तो भी न्यून कोण त्रिभुज नहीं, अगर तीनों ही 90 डिग्री से कम होंगे तभी ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। टोटल तो हमेशा इनका 180 डिग्री ही होगा। टोटल तो जब भी आपने त्रिभुज बना लिया और अगर आप उनके एंगल देख रहे हैं तो टोटल तो उनका हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन अगर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो हमारा त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बोलते हैं कि अगर तीन कोण होते हैं, जैसे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण, इन तीनों में से अगर कोई एक कोण भी, अगर कोई एक एंगल भी अगर समकोण है, मीन्स 90 डिग्री का है, तो वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जैसे सिर्फ एक कोण, कोई भी एक कोण से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, एक कोण से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते समकोण, है ना। क्यों? क्योंकि एंगल जो त्रिभुज में कितने एंगल बनेंगे, तीन, तीनों का एडिशन होना चाहिए 180। अगर दो एंगल समकोण बन गए, मान लो ये भी 90 डिग्री और इधर भी मैं 90 डिग्री बना दूं, तो ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया। तीसरे का क्या, तीसरा 0 नहीं, ऐसा तो त्रिभुज में हो नहीं सकता। तीनों एंगल की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी तभी वो त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के लिए सिर्फ एक कोण की कंडीशन है कि यदि त्रिभुज का कोई कोण, कोई एक कोण, कोई एक कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप इस वाले में देखोगे, इस वाले में आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे तीन कोण है, कौन कौन से, ई डी एफ, कोण ई, कोण डी और कोण एफ। लेकिन आप इसमें देखोगे कि कोण जो एफ है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। हमें पता चल रहा है ई है क्या 90 डिग्री का, नहीं, क्योंकि ये तो सीधी है लेकिन ये तो इसके ऊपर झुकी हुई है, ये तो सीधी है ही नहीं, तो ये तो 90 डिग्री से कम है, ये तो न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। तो सिर्फ समकोण कौन सा है, एफ, एफ समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि कोई भी एक कोण है वो समकोण होगा, तो वो हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अब थर्ड वाला आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण हम किसको बोलते थे, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जो 90 डिग्री से, जो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अधिक कोण हम किसको बोलते थे, जो 90 डिग्री से, जो समकोण से बड़ा हो और जो ऋजु कोण है उससे छोटा हो, वही हमारा अधिक कोण होता था। ये आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो इस वीडियो को एक बार आप बार बार देख लें, जिससे आपको ये जो टर्म्स है ये याद रह जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आए, जो यहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है वो हमारा अधिक कोण होता है, जो कि अगर ये 0 डिग्री है, इधर हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 180 डिग्री है, राइट। तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, तो वही हमारा अधिक कोण होता है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, यदि त्रिभुज का कोई एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये सिर्फ एक कोण की बात कर रहा है। देखो ये जो पहला त्रिभुज था इसमें तो इसने तीनों कोणों की बात की थी कि तीनों, प्रत्येक कोण, इसने लिखा है यहाँ पे प्रत्येक कोण, जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। लेकिन समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में इसने सिर्फ और सिर्फ एक कोण की बात की है कि अगर कोई एक कोण समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर तीनों कोणों में से कोई एक कोण अगर अधिक कोण है, अधिक कोण मीन्स 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, अगर कोई भी कोण अधिक कोण है तो वो अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देखोगे ये जो एंगल बन रहा है, अगर मैं देखो इसको डिवाइड करती हूँ, मैं बताती हूँ आप, अगर क्वाड्रेंट में डिवाइड करें तो देखो इसने क्या किया, इधर से कंसीडर किया है, ये वाला इधर से कंसीडर किया है इसने, ये वाली एंगल लिया। तो देखो यहां से चले यहां तक आए तो कितना बन गया, 90 डिग्री, यहां से चले यहां तक कितना बन गया, 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से बड़ा हुआ, अगर यहां तक पहुंच जाता तो 180 हो जाता, तो 180 से तो ये एंगल कितना है, 180 से तो छोटा है और 90 से बड़ा है, ऐसा ही है, 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसीलिए क्या है, अधिक कोण है। और इसीलिए ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो बना है ये भी क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, ठीक है, ये हो गया अधिक कोण।
तो ये था हमारा आज त्रिभुज के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा चतुर्भुज, अदर शेप्स जो हैं, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसीलिए हम सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल नई क्लास में नई शेप्स के साथ में आएंगे और उसके वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। तो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।